गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स में हम लोग एपी के तहत आज एक्सरसाइज 9.3 पढ़ेंगे। 9.3 पढ़ने से पहले उसके फंडामेंटल को समझ लीजिए। इसके पहले जो श्रेणी पढ़ रहे थे हम लोग वह था एपी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब जो है जो अगला एक्सरसाइज है इसमें हमको जो है एक नई श्रेणी पढ़नी है और वह श्रेणी है जीपी यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपी। जैसे उसको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को एपी बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे? जीपी। तो तरीका दोनों का ही सेम है, मेथड अलग है, सूत्र अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें। जैसे उसमें था एपी में था कि एपी क्या होता था कि कोई एक पद है, उसमें कोई निश्चित अंक जोड़ने पर अगला पद, फिर वही अंक जोड़ने पर अगला पद, फिर वही अंक जोड़ने पर अगला पद मिलता था। ठीक है, या कोई पद है उसमें घटाने पर अगला पद, उसमें से निश्चित कोई अंक घटाने पर अगला पद, फिर वही अंक घटाने पर अगला पद, फिर वही अंक घटाने पर अगला पद। इस तरह की सिचुएशन होती थी तो इसको हम बोलते थे एपी। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जो ये गुणा जो प्लस है उसके जब मल्टीप्लाई मार्क कर दीजिए यानी गुणा कर दीजिए, और जो माइनस है उसके जब डिवाइड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पद है उसमें किसी एक निश्चित अंक से गुणा करेंगे तो अगला पद, फिर उसी अंक से गुणा करेंगे तो अगला पद, फिर उसी अंक से गुणा करेंगे तो अगला पद, ऐसे करके श्रेणी जो आगे बढ़ती है उस श्रेणी को हम जीपी अर्थात जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके अलावा भाग में भी कंडीशन, जैसे कोई श्रेणी है उसमें जो है किसी एक निश्चित अंक से भाग देने पर अगला पद, उससे फिर उसी से भाग देने पर अगला पद, फिर उसी से भाग देने पर अगला पद, इस तरह का जो अगर बनते हुए श्रेणी कोई गई है तो इसे हम बोलते हैं जीपी। यानी डिफरेंस दोनों में क्या हुआ कि जो इसमें प्लस होता था उसके जगह पे यहाँ गुणा होना चाहिए, जो माइनस होता था उसके जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, इसके बाद 6 हो गया, 18 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो 2 में क्या कंडीशन हो रही है? 2 में 3 से गुणा हुआ है, तो 2 में 3 से गुणा हुआ है तो क्या हो गया हमारे पास? 6 हो गया। ठीक है, फिर 6 में 3 से गुणा हुआ 18 हो गया, फिर 18 में 3 से गुणा हुआ 54 हो गया। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित अंक क्या? 3 से गुणा करने पर ये श्रेणी आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो ये क्या होगी? गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब गुणोत्तर श्रेणी में ए पहला पद सेम 2 होगा। ठीक है, अब उसमें था डी यानी सर्वांतर और इसमें होगा सर्वानुपात। ठीक है, सर्वानुपात, अनुपात को जो है रेशियो बोलते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, इसलिए आर से इंडिकेट करेंगे इसको। तो आर क्या है इसमें? सर्वानुपात। उसमें सर्वांतर था जिसको डी से करते थे, डी फॉर डिफरेंस होता, इसलिए जो है डी से इंडिकेट करते थे। इसमें जो है सर्वांतर है, सर्वानुपात है, अनुपात है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। और इसमें सर्वानुपात की बात करें तो वह अंक जिससे गुणा करने पर अगला पद आता जा रहा है। यानी सर्वानुपात निकालेंगे कैसे? इसके बटा ये करके। उसमें क्या था कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को जो है घटाकर डी को निकाला जाता था। ठीक है, इसमें आर को निकालने के लिए दूसरे वाले पद के अपान में पहला वाला पद करना पड़ेगा, यानी 6/2 कितना हो जाएगा? 3। यानी आपका सर्वानुपात क्या हुआ? 3। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक बार देख लीजिए ध्यान से। जो ये श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं ये पता करना है आपको, तो सर्वानुपात बराबर होने चाहिए, यानी 6/2 इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 54/18। तो सबका 3 ही आएगा। इसका मतलब जो है सर्वानुपात बराबर है, यह गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में एक निश्चित अंक से गुणा करने पर अगला पद, उसमें उसी अंक से गुणा करने पर अगला पद, इस तरह से श्रेणी आगे की तरफ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, प्रथम पद जैसे निकाल देते वही है। ठीक है, अंतिम पद होगा तो इसमें भी यल से ही दर्शाएंगे। अब श्रेणी पहचान लेंगे आप, उससे आर और ए निकाल लेंगे,
अब बात आई कि अगर कहा जाए, कोई जो है दे दिया जाए गुरुत्तर श्रेणी और कहा जाए कि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, इस तरह की कंडीशन है। तो जैसे उसमें था तो टी एन का सूत्र था a + n-1d, तो इसमें एक छोटा सा सूत्र है टी एन, यानी n वां पद होगा a r⁴n। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे, यानी n की जगह पे 5 होगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5 हो जाएगा। r समानुपात है जान ही रहे हैं, a प्रथम पद है जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी पद को निकालना हो तो सूत्र होगा, याद रखिए, Tn = a r⁴n। इस सूत्र से हम जो है किसी भी गुरुत्व श्रेणी के किसी भी पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब तक आप ये सीखे हैं कि गुरुत्तर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे, गुरुत्तर श्रेणी होती क्या है, गुरुत्तर श्रेणी में आर क्या है, निकालेंगे आर को कैसे, ए क्या है। ठीक है, अब कोई पद अगर निकालना हो, 100वां पद, 1000वां पद, जो भी पद कोई दिया हो और उसमें निकालना हो कि इसके आगे का इतना वाला पद निकालिए, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको कंडीशन बताई दी गई, ये सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फंडामेंटल तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी जो फंडामेंटल है आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज शुरू होता है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, सूत्र समझ गए हैं, पहचाने का तरीका समझ गए हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तरीका जो है गुरुत्तर समांतर श्रेणी का ही यूज होगा, बाकी सूत्र अलग हो गए हैं, थोड़ा सा जो इसका पहचान का तरीका है वो अलग हो गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वगैरह उसी तरह के होंगे। तो चलिए देखिए, दे रहा है क्वेश्चन 1, गुरुत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट करके दिया है, का 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले यह देख लेते हैं कि अब गुरुत्तर श्रेणी है कि नहीं है। तो गुरुत्तर श्रेणी है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या बताया गया है, ये दूसरा पद यानी 5/4 दूसरा पद बटे जो है पहला पद 5/2, ठीक है, = होना चाहिए 5/8/5/4। ठीक है, तो बटे के ऊपर बटा है तो सबसे नीचे वाले का ऊपर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10 बटे, इसका हो जाएगा 20, यानी 10/20 काट दीजिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी 1/2 हो रहा है। इसको हल करिए, इसका इसमें गुणा होगा 20/8/40, इसको भी काट दीजिए, 20 दूनी 40, ये भी हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके सर्वानुपात क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात यह एक गुरुत्तर श्रेणी है। तो जब गुरुत्तर श्रेणी है तो गुरुत्तर श्रेणी का फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें दे दिया है प्रश्न 1 से 4 तक गुरुत्तर श्रेणी के अनुपात के सूत्र ये का प्रयोग कीजिए, बट कोई जरूरी नहीं कि संकेत दिया रहेगा, चूँकि दे दिया है तो आपके लिए बेटर है, आप इस सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए ये चाहिए, आर चाहिए। तो देखिए, आर तो अभी निकाल के बताया ही है, 1/2 होगा, और ए का मान जो है प्रथम पद होता है, ये दिया ही है। ठीक है, अब इनको रख के जो है सॉल्व किया जाए, इसको ए मिल गया आपको, आर मिल गया। अब रखते हैं, ए का मान है 5/2 और आर का मान है 1/2, कैसे निकला है आप जान ही रहे हो। चलिए नेक्स्ट, ये सूत्र हो गया हमारा, चूँकि 20वां पद कर रहा था तो टी 20 हो जाएगा। अब ये एन के जगह पे 20 हो जाएगा, तो ए आर के पावर 20-1 यानी 19, 5/2 ए का मान हो गया, 1/2 आपका इसका मान हो गया, क्या बोलते हैं, आर का, इतना हो गया। 20 में से एक जाए कितना हो जाएगा, 19, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो गुणा कर दीजिए, 5 × 5, और ये 19 घात है और 2 पे 1 घात माना जाता है, तो गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है 20, यानी 5/2 के घाते 20। आप इसी पे ब्रेक कर दीजिए। देखिए, सवाल का मतलब होता है आपकी समझ से, न कि आपके जो है वो फिजिकल वर्क से। तो इसमें यह नहीं कि अब 2 के घाते 20 है तो लाइए इसको हल करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे आप 20 बार गुणा करो, तो ये आपका फिजिकल वर्क हो गया। ठीक है, माइंड इसमें नहीं ज़्यादा यूज हो रहा, आपको बस माइंड कहाँ यूज हुआ कि 2 के पावर 20 का मतलब क्या है, यहाँ पे माइंड यूज हुआ। अब मतलब जान के भी आप इसका जो है 2 के पावर 20 या 2 के पावर 1000 लिख के दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि 2 के पावर 1000 को जो है गुणा करके निकालिए, तो ये फिजिकल वर्क है, इसमें मेंटल वर्क कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है फिजिकल वर्क नहीं, मेंटली वर्क कराता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी आप उसी पे ब्रेक करके आंसर दे देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद n वां पद कह रहा था, तो n वां पद निकाल देते हैं, Tn हो जाएगा, सूत्र ये हो जाएगा, ए का मान ये इतना है और जो है आर का मान रख दिया इतना। ठीक है, तो अब जो है ये 1 के पावर देखिए 1/2
2 के पावर है n-1, इसका मतलब इसको अलग अलग करें तो 1 के पावर n-1 बटे 2 के पावर n-1। और आपको पता है कि 1 के घाते कितना हो रहेगा तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया, बाकी नीचे वाला वैसे उतर गया। फिर गुणा कर दिए। अब इसमें भी देखिए 2 घाते 1 है जुटेगा तो n-1 n-1 प्लस 1, तो ये कट जाएगा तो n घात बचेगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 बटे 2 के घाते n। क्लियर? तो अब चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, दे रहा है उस गुरुत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद जो है यहाँ पे दिया है, 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात जो है 2 है। ठीक है, यानी आपको मिला क्या, n इज इक्वल टू 12, यानी 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 8वां पद यानी Tn इज इक्वल टू 192 और r इज इक्वल टू 2। तो आपको 12वां पद निकालने के लिए यानी T12 निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, a और r। तो r तो यहाँ पे मिल गया बट a नहीं मिला है, लेकिन उसके लिए ये एक दिया है T8, 8वां पद सॉरी, T8 इज इक्वल टू 192। r मिला है, n मिला है, आपको चाहिए a, तो a निकालने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, a निकालेंगे और जब a निकल जाएगा तो आसानी से जो है 12वां पद निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। T8 इज इक्वल टू इतना है, r इज इक्वल टू इतना है। T8 का सूत्र रखिए तो a प्लस r की पावर 8-1 इज इक्वल टू 192 दिया ही है। ठीक है, r का मान यहाँ 2 है, 2 रख दीजिए, यानी a गुणे 2 के घाते 7। ठीक है, अब 2 के घाते 7 है तो यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, आप कर सकते हो गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करेंगे 7 बार तो हो जाएगा 128, इतना हो गया। अब ये गुणे के रूप में है तो इधर पक्षांतर करेंगे बटे के रूप में हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी a का मान आपको मिल गया। तो अब a मिल गया आपको यहाँ पे और r मिल गया यहाँ पे, यानी a और r दोनों मिल गए, तो आपको जो है 12वां पद निकालने में आसानी होगी। तो चलिए 12वां पद निकालते हैं। T12 हो जाएगा a r की पावर 12-1, यानी इतना हो गया। देखिए मान रख दिया गया a का 3/2 और r का 2। ठीक है, इतना। अब चूँकि यहाँ पे जो है 2 के घाटे 11 है, अब यहाँ पे गुणा होगा तो नीचे वाले से इसका 1 घात कट जाएगा, यानी 10 घात हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 घाते 10। अब 2 घाते 10 को भी जो है सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये आपका गुणा करने के बाद ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुणा नहीं था इसलिए कर दिया, आप इस पर भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट गुणा कर दीजिएगा। अब इतना लेजी भी ना हो कि फिजिकल वर्क एकदम ना करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए करना क्या था, जो ये कंडीशन दिया था इसकी सहायता से हमें a निकालना था, जब a निकल गया तो a और r की सहायता से 12वां पद निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 क्या कर रहा है, किसी गुरुत्तर श्रेणी का, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें जो है बीजगणित इंक्लूड कर दिया और कुछ नहीं है। तो किसी गुरुत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद दोनों दे दिया है और ये 11वां पद दे दिया है, ये p है, q है, r है, 3 समीकरण मिल गए आपको। ठीक है, तो दिखाइए कि q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिखानी है। तो आप जो है किसी एक साइड का लाने की कोशिश करिए, जैसे इसका जो है राइट हैंड साइड का लाने की कोशिश करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो ले लेते हैं। तो हमें मिला क्या है, 5वां पद, ये कितना है p, और 5वां पद का सूत्र क्या होगा, a, 5वां पद क्या होगा a r के पावर 5-1, यानी a r के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया a r के पावर 4 p, फिर उसी प्रकार ये a r के पावर 7 q, ये हो गया इतना। ठीक है, तो 3 समीकरण बने हैं। अब हमें क्या इधर सिद्ध करना है, पी एस, तो p इसमें है और यस इसमें है, इन दोनों समीकरणों को यदि गुणा कर दें तो पी एस हो जाएगा एक साइड में। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 ये p वाला और यस वाला इधर गुणा होगा, इतना हो जाएगा। और ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, ये और ये गुणा होगा तो एक ए है और ये ए है, तो ए और ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, और r पे 4 घात और r पे 7 घात, तो यहाँ पे देखिए ये 4 घात और ये 7 घात, नहीं 10 घात सॉरी, यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है, तीसरे और पहले का ना, इसका और इसका गुणा हो रहा है, तो इधर तो पी एस हो जाएगा। ठीक है, पी और एस का गुणा होगा तो, और इधर ए के घाते 1 है, ए के घाते 1 है तो ए के घाते 2 हो जाएगा, और ये आर के घाते 4 है और यहाँ आर के घाते 10 है तो आर के घाते 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे इसके क्यू स्क्वायर लाना है, ठीक है, तो पहले स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में तो है, लेकिन ये आर के पावर 14 स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो आर के घाते 14 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर के घाते 7 के ऊपर 2 घात, क्योंकि घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, यानी 7 दूनी 14, 14 घात हो जाएगा, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो जब ये हो गया और ये भी यहाँ आर के यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए आर के घाते 7 पे जो है का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रॉन्ग सॉल्व किया है। यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रहा है, देखिए ए के घाते 2, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ए घाते 2 आर के पावर 14 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर के घाते 7 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया है, ए आर का के घाते 7 कर दिया, गलत हो जाएगा, ए आर के घाते 7 का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए ए के घाते 2 हो जाएगा इसके वजह से यहाँ पे, और ये आर के घाते 7 है तो 7 दूनी 14, यानी आर के घाते 14 यहाँ हो जाएगा, यानी जो ऊपर वाली कंडीशन है ये आ जाएगी। बट ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखा है, ये जो लिखा है, तो इसके तहत जो है हो जाएगा ए के घाते 7 और आर के घाते 14, जो कि ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ज़रा सा करेक्शन कर लीजिए, ये न होके रहेगा ए स्क्वायर आर के घाते 7 के होल के घाते 2, ठीक है, इसके जगह पे बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अब इस तरह से देखें तो ए स्क्वायर आर के घाते 7, ये जो है ये देखिए ए स्क्वायर आर के घाते 7, सॉरी ये स्क्वायर हुआ है तो ये तो हट जाएगा ना, ये नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्वायर को तो ऊपर हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ये नहीं रहेगा, ए आर के घाते 7 हो गया, ठीक है, आर के घाते 7 नहीं, यहाँ होल कर दिया इसलिए गलत हो गया, ये ए आर के घाते 7 रहेगा, होल नहीं रहेगा, ब्रैकेट लगा के जो कर दिया है 7 घात तो होल घात हो गया, तो वो अलग हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ये आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसके जवाब पे ये रहेगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब देखिए ए आर के घाते 7, ए आर के घाते 7 बराबर क्या है क्यू, यानी इसके जवाब पे हम क्यू लिख सकते हैं पूरे के जवाब पे, तो यहाँ क्यू लिख दिए तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, यही आपको प्रूव करना था, बस प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करना था, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे रॉन्ग है, ये वाला सही है, ये वाला कंडीशन गलत दे दिया, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक है, ए आर के घाते 7 पे होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद 3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो ये कंडीशन दे रहा है, ये आपका हेल्प कर रहा है आर को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसमें ए और आर चाहिए, तो उसमें वाले में आर दिया था, ए ज्ञात करना था, इसमें जो है ए दे दिया है और आर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया है उससे आर निकालते हैं। तो कंडीशन क्या कर रहा है, चौथा पद जो है दूसरे पद का वर्ग है, यानी T4 इज इक्वल टू T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो T4 का सूत्र रखिए, ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू इसका T2 का ए आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि ए आर तो T2 का वैल्यू हो गया और स्क्वायर वह पहले से ही है, तो इसका उतार लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना कंडीशन हो गया, अब ए का मान इसमें रख के आर का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसको आगे। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखें आर के घाते 3 है और यहाँ आर के घाते 2 है, तो कटेगा, तो ए आर के घात आर, ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अभी ए से इसका स्क्वायर कटेगा, यानी ए इज इक्वल टू आर, यानी ए और आर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। लेकिन दिया है कि ए इज इक्वल टू -3, ए इज इक्वल टू -3 ही दिया था ना, देख लीजिए, ए इज इक्वल टू दे रहा है प्रथम पद -3, यहाँ पे देख लीजिए प्रथम पद क्या है -3, यानी ए का मान दिया है तो ए इज इक्वल टू आर आ गया, इसका मतलब ए और आर एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, तो ए और आर मिल गए, सातवां पद निकाल सकते हैं। तो T7 इज इक्वल टू ए आर की पावर 6 है, तो ये ए आर के पावर 6, फिर चूँकि दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसमें एक घात है, गुणा होगा तो 7 घात हो जाएगा, तो 7 घात होगा तो गुणा करेंगे 7 बार -3 का, तो हो जाएगा -2187, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। इसमें जो है अनुक्रम का कौन सा पद, इसमें 128 करा, इस जो श्रेणी लिखते जाएंगे तो 128 कौन सा पद आएगा,
इसमें जो है लिखते जाएंगे ये, तो 729 कौन सा पद आएगा, इसमें ये लिखते जाएंगे तो ये वाला कौन सा पद आएगा। ठीक है, यानी तीनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, बस जो है कैलकुलेशन अलग अलग है। तो एक सवाल ध्यान समझ लीजिए, बाकी उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा पद यानी यन का मान पूछ रहा है, इस तरह का सवाल आप एपी में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यन का मान निकालना है। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। पहले सवाल की बात करते हैं इसकी, ये हो गया आपका सवाल, ए इज इक्वल टू आर प्रथम पद, और ये अनुपात कर लेंगे 2 कणी में 2/2 होगा ना। ये 2 है पहला पद, दूसरा है 2 कणी में 2 कामा, तीसरा है 4। ठीक है, तो ये दूसरा पद बटे पहला पद करेंगे, 2 से 2 कटेगा यानी कणी में 2। इसका मतलब आर का मान हो गया कणी में 2। ठीक है, अब ये दिया है टी एन यानी यनवा पद, मान लेते हैं कि यनवा पद क्या है 128 है। चूँकि हमें यनवा पद ज्ञात करना है तो यनवा पद को हम 128 मान लेते हैं। 128 कौन सा पद है यही ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं यनवा पद 128 है। ठीक है, तो सूत्र रखेंगे टी एन का, तो इतना हो जाएगा यानी 128 इज इक्वल टू, अब ये ए का मान रख दीजिए यहाँ पे 2 हो गया, और ये आर का मान कणी में 2 हो गया कि घात n-1 हो गया। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अदरवाइज कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 128/2, और ये कणी में 2 है, ध्यान दीजिएगा कणी में 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 1/2 घात, और इसके ऊपर घात है n-1, तो जब गुणा होगा तो 2 के घाते हो जाएगा n-1/2। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर घातों के ऊपर घात होता है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कणी का मतलब, कणी में 2 का मतलब क्या है, कणी में 2 का मतलब है 2 पे 1/2 घात, यानी कणी का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब 2 से 128 को काट दीजिए तो हो जाएगा 64। अब ये 2 के घात के रूप में है तो 64 को भी 2 के घात के रूप में हम लिख ही सकते हैं। तो ये 2 घात है और ये 64 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 6, क्योंकि यन का वैल्यू निकालना है, हमारा उद्देश्य ये है। तो ये 2 के घाते 6, अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो घात भी आपस में बराबर होंगे, यानी n-1/2 इज इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे n का मान तो कितना हो जाएगा 13। ये इक्वेशन बन गया तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 12 + 1, इधर -1 को पक्षांतर करेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी n इज इक्वल टू 13, यानी 13वां पद इसका जो है 128 होगा। तो इस तरह का सवाल जो है आप एपी में पढ़े हैं, जीपी में सूत्र अलग है, बस बाकी तरीका वही है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, 5वां का दूसरा और तीसरा भी ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं, ये तीसरा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे हल है, मन कर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने मन से हल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कणी में 3 कैसे हो गया, तो परिमेकरण हुआ है, जैसे कणी में 3 बटे कणी में 3 है तो कणी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर होगा 3 कणी में 3 और बटे कणी से कणी ब्रेक कर जाएगी 3 और 3 से 3 कटेगा कणी में 3, तो इस तरह से कणी में 3 हो गया। ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे, तरीका वही आप कर लेना। ठीक है, ये सबसे इजी सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए जो है ये दोनों जो है तीनों गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, और एक कंडीशन आपको दे दिया है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो यहाँ पे b² इज इक्वल टू AC हम लिख सकते हैं, यानी 3 संख्याएं हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 2 जो संख्याएं बच रही हैं उनका गुणनफल। ठीक है, तो इसी सूत्र पे जो है रख दीजिए वैल्यूज को। अरे यहाँ पे क्या है, a के जगह पे ये है, b के जगह पे x है और c की जगह पे -7/2 है। ठीक है, तो उसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो रखें b² इक्वल टू, इक्वेशन क्या था, b² इक्वल टू AC ये था, तो b² b हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो a क्या है -2/7 और c क्या है -7/2 हो गया। अब जब गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा तो 2 से 2 क्या माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी 7/7, 7/7 का मान क्या होगा 1, और 1 x² इक्वल टू हो गया 1, और x² को पक्षांतर करेंगे तो कणी में 1 हो जाएगा, कणी में से कोई भी निकलता है तो प्लस माइनस में लिखते हैं, तो कणी में 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा या तो +1 हो सकता है नहीं तो -1 हो सकता है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, चलिए तो इतना ही सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट डे देखा जाएगा।